वो है आपको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का बारे में, जो कि इंडिया में होस्ट होगा और ये नई दिल्ली में होस्ट होगा। अगर हम WTSA की बात करें तो ये प्रत्येक 4 साल पे इसकी बैठक होती है, प्रत्येक 4 साल पे इसकी बैठक होती है। भारत जो है वो 15 से 24 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित करेगा। इसका आयोजन जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा किया जाता है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1865 में हुई थी, याद रखिएगा। 1865 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये आपको UN की एक बहुत पुरानी संस्था है। तो इसके बारे में हमने देखा कि WTSA का जो बैठक है वो कब कहाँ आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली में, और ये आपको 2024 में भारत में आयोजित हो रहा है, और ये 4 साल में आयोजित होता है। इसके बाद अगली खबर जो है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 24वें रैंक पे आया हुआ है मेगा हब रैंकिंग में। मेगा हब रैंकिंग जो है वो आपको ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो पहला रैंक आया हुआ है वो लंदन के एयरपोर्ट्स को आया हुआ है। उसके बाद कोलालमपुर जो कि मलेशिया में आता है, दूसरे नंबर पे जो है वो कोलालमपुर एयरपोर्ट है। इसके बाद भारत का जो 24वें स्थान पे जो दिल्ली एयरपोर्ट को रखा गया है, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 24वें स्थान पे आ गया है। मुंबई एयरपोर्ट जो है वो आपको सबके 44 पोजीशन पे चला गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि गिर प्रोटेक्टेड एरिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिर प्रोटेक्टेड एरिया में इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण किया है, जिसके लिए इन्होंने 1.8 लाख हेक्टेयर जो है ज़मीन को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि एशियाटिक लॉयन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय कला महोत्सव, जिसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है। इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, जो कि भारत में इंडियाज रिच कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कि नागपुर में है, जिसको अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये NH 44 पे स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन बर्ड पार्क नागपुर में है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, और ये NH 44 के पास है, जिसको अमृत महोत्सव पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद अगली खबर जो है, कलकत्ता जो है वो पहला सिटी था, केवल एक ही सिटी था भारत में जो कि 150 साल ट्रम्प सर्विस को चला रहा था, और इसके द्वारा भी इस सर्विस को अब बंद करने की घोषणा कर दी गई है। तो ट्रम्प सर्विस को हाल ही में किस शहर में बंद किया गया है, तो कलकत्ता हो जाएगा। उसके बाद क्रूज भारत मिशन के बारे में बात की जाए तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई पोर्ट पर क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है, भारत को प्रीमियर ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना, और क्रूज पैसेंजर के ट्रैफिक को 2029 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। तो इसका अभी प्लेटिनम जुबली मनाया गया है। प्लेटिनम जुबली सेंट्रल सिल्क बोर्ड का मनाया गया है, जिसके निशानी के रूप में भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया है, सेलिब्रेटेड प्लेटिनम जुबली का सिक्का जारी किया गया है। अगर हम सेंट्रल सिल्क की बात करें तो सेंट्रल सिल्क जो है वो स्टेचुरी बॉडी है। 1948 में कानून के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, और ये जो है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका जो निर्माण है वो इंपीरियल पैनल की सिफारिश के आधार पर किया गया था। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो भारत में शिल्प उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसके विकास में जितनी भी सारी गतिविधियां हुई शामिल हैं, उन सब का जो आयोजन है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इनोग्रेटेड 4 कंप्रेस बायोगैस के बारे में। तो प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में असम में 4 बायोगैस कंप्रेस का उद्घाटन किया गया है, जो कि आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया, गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में आपको इसका आधारशिला रखा गया है। और ये जो है स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के अधीन इसका निर्माण किया जाएगा। 2 अक्टूबर को इसका आधारशिला रखा गया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। 4 कंप्रेस बायोगैस प्लांट का जो है वो आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फोरम ऑन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये इसका आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में परिवर्तन भवन में किया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस को। तो हाल ही में 5 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को क्लासिकल श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसमें आपको मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमी और बंगाली को शामिल किया गया है। ये आपको 3 अक्टूबर के कैबिनेट मीटिंग में इसको स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही जो क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या है वो आपको 11 हो गई है। इसके पहले जो है 6 लैंग्वेज जो थे वो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किए गए थे पहले से, और इसमें 5 ऐड हो गए हैं, तो टोटल 11 हो गए हैं। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री के द्वारा धरती आबा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष अभियान
धरती आबा ट्राइबल ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो हजारीबाग में महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगली खबर जो है वो भारत का पहला एयर ट्रेन जो है वो आपको 2027 में दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। पीएम मोदी जो है गेल के फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन इन्होंने झारखंड में किया है। फर्स्ट बायोगैस कंप्रेस्ड पावर प्लांट का उद्घाटन जो है झारखंड में इन्होंने किया है। इसके बाद हम बात करते हैं रसिया और चाइना के द्वारा हाल ही में एक ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज किया गया है जिसका नाम है ओसिन 24 जो कि सी ऑफ जापान में इसका आयोजन किया गया है, जो कि रसिया और चीन के मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। चाइना ने हाल ही में स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया है जो कि 8 सैटेलाइट का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट जो है वो चाइना का सैटेलाइट है। इसके बाद हम बात करते हैं 2024 एडिशन ऑफ एनुअल अपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलपमेंट के द्वारा आपको दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। नेपाल ने हाल ही में 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश के साथ भारत उसमें शामिल है, यानी कि 3 देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत नेपाल जो है भारत में के द्वारा उत्पादित बिजली के सरप्लस को वो बांग्लादेश को बेचेगा। तो इसके लिए तीनों देशों में समझौता हुआ है, तो याद रखिएगा, जो कि मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल में जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर होते हुए ये नेपाल में इसकी सप्लाई होगी। भारतीय आर्मी ने फिक्की के साथ कोलैबोरेट करके हिम ड्रोन ए थोन 2024 और हिमटेक 2024 को लद्दाख में लॉन्च किया है, जिससे इन ड्रोन टेक्नोलॉजी को इन्हांस किया जा सके और भारतीय स्वदेशी डिफेंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को जो है उपयोग में लाया जा सके। 8वां संस्करण जो है इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कजिंद का जो है मौली में उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया, इसका आयोजन जो है 30 सितंबर तक किया गया। ठीक है, ये आपको कजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा उज्बेकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम जो कि समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था, उसका जो है उद्घाटन किया गया है। एसबीआई के द्वारा हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। आईडीएफसी बैंक ने 2 प्रीमियम कार्ड जारी किए हैं जिसका नाम है अश्व और मौर्य। याद रखिएगा, अश्व और मौर्य का नाम हाल ही में देखा गया है न्यूज़पेपर में। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, ये आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो कि भारत का कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राम सिंह सगत्ता भट्टाचार्य नगेश कुमार को 3 नए मेंबर के रूप में आरबीआई के एमपीसी कमेटी में नियुक्ति किया है, जो कि 4 साल के लिए इनका जो है नियुक्ति किया गया है। तो हाल ही में 3 सदस्य जो थे वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, तो सरकार ने 3 अन्य सदस्यों को शामिल कर दिया है। एमपीसी जो होती है वो मौद्रिक नीति जारी करती है प्रत्येक 3 महीने में। आरबीआई का अध्यक्ष जो होते हैं इसके जो है अध्यक्ष होते हैं और इसमें 6 सदस्य होते हैं आरबीआई के अध्यक्ष के साथ। इसके बाद अगला जो खबर है उसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स के बारे में है। तो गुलवीर सिंह ने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 500 मीटर के रेस में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो कि जापान में हुआ है, इसमें गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। बीसीसीआई ने हाल ही में न्यू क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु में जो है उसका उद्घाटन किया है, न्यू नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है। धनुष लोकनाथन जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया है 55 किलोग्राम के IBF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में, जिसका आयोजन लियोन स्पेन में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया शूटिंग पेयर ऑफ गौतम भनोट और अजय मलिक ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एयर राइफल मिक्स के इवेंट में इन्होंने क्रोएटिया को हराया और गौतमी भनोट और अजय मलिक ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। श्रीलंकन स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा को ICC के द्वारा 1 साल के लिए एंटी करप्शन कोड वायलेट करने के जुर्म में 1 साल के लिए सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है प्रवीण जया विक्रमा और ये स्पिनर है, लेग स्पिनर है श्रीलंका के। इसके बाद बात करते हैं पर्सन इन न्यूज में। तो कौन कौन से पर्सन न्यूज में थे? जस्टिस मनमोहन, इन्होंने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने सदस्यता पद ग्रहण किया है, यानी कि जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपना पद ग्रहण किया है। सुमंत कठपालिया, इनको जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इंडसलैंड बैंक का, जो कि 3 साल के लिए इनका नियुक्ति किया गया है। उदयनिधि स्टैलिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शिगेरू इशिबा जो है वो जापान के 102वें प्रधानमंत्री बनी है। शिगेरू इशिबा जापान की 102 नंबर की प्रधानमंत्री बनी है।
वाइस एडमिरल आरती सरीन, याद रखिएगा आरती सरीन, जो कि फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, यानी कि DGAFMS के रूप में आरती सरीन की नियुक्ति हुई है। क्लाउडिया शेनबॉम जो है उन्होंने शपथ लिया है मेक्सिको के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुई हैं, तो क्लाउडिया शेनबॉम इनका नाम है, और ये आपको मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं। उसके बाद बात करते हैं नीदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मार्क रूटे। इन्होंने हाल ही में नाटो के सेक्रेटरी जनरल का पदभार संभाला है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने इसका पदभार जो है वो संभाला है। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती को, भारतीय सिनेमा के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी कि इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा, और ये आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं करिचल चौहान ऑफ द पलाथुरुथी बोट क्लब वन द 70 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट पुनामड़ा लेक इन Alapaju, मार्किंग द क्लब फिफ्थ कंसेक्यूटिव विन इन द बोर्ड 16 ओवरऑल विक्ट्री। तो ये इन्होंने विक्ट्री किया है। ये खबर उतनी काम की नहीं है, ये हो सकता है एग्जाम में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आईफा अवार्ड 2024 के। शाहरुख खान जो हैं उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड उनको मिला है, और वो आपको जवान, रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, मिस्टर एंड मिस्टर चटर्जी नॉर्वे के लिए, मिसेस चटर्जी और VS नॉर्वे के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। विदु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म 12 फेल के लिए मिला है। इनको आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर 12 फेल के फिल्म के डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा को मिला है। साइंस सेंटर कारगिल लिफ्टेड द ओवरऑल विनर ट्रॉफी एट द फर्स्ट लद्दाख पुलिस ताइक्वांडो टूर्नामेंट। तो ये अलग है, ताइक्वांडो टूर्नामेंट में साई सेंटर ने जीत हासिल की है। इसके बाद हम बात करते हैं DRDO और IIT दिल्ली के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में एक संयुक्त रूप से अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है, जिसका नाम है अभेद। तो अगर पूछा जाए कि अभेद हाल ही में न्यूज़ में था, किससे संबंधित है, तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, और ये आपको DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है, जो कि आपको प्रोटेक्शन करता है आर्म फोर्सेज को, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल को। बुलेट प्रूफ जैकेट है तो वो गोली से आपको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर क्रू 9 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इसको भेजा है, और इसका उद्देश्य जो है वो आपको सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए इसको भेजा गया है। इसके बाद पर्थ राकेश माने ने डबल गोल्ड सिक्योर किया है ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि लीमा पेरू में आयोजित हो रहा है। भारत ने बांग्लादेश को SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल में हरा दिया है। उसके बाद खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा। अगली खबर जो है वो स्पेन के कार्लोस अल्कार्ज के बारे में है, जिन्होंने 2024 के चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है, और ये इनका चौथी बार इन्होंने लगातार जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड रेबिज डे के बारे में। मिसलेनियस में वर्ल्ड रेबिज डे, जो कि सितंबर 28 को आयोजित किया गया था, और प्रत्येक साल सितंबर 28 को वर्ल्ड रेबिज डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी 2024 की ब्रेकिंग रेबिज बाउंड्री एमिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबिज। ब्रेकिंग रेबिज बाउंड्री एमिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेबिज। वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव के तहत परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी नामक पहल शुरू की गई है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, और टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा 2 इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसका नाम है परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी। याद रखिएगा, परिवर्तन मित्र और परिवर्तन दीदी। उसके बाद बात करते हैं 2024 के हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट फीचर टॉप यंग इंटरप्रेन्योर के रूप में। तो इसमें आपको अलख पांडे हैं, जो कि फिजिक्स वाले के फाउंडर हैं, निशांत KS पॉकेट FM के फाउंडर, विदित अत्रे मीशो के फाउंडर, तरुण मेहता अथर एनर्जी के फाउंडर, और गजल अलख ये आपको मामा अर्थ के फाउंडर हैं। इन्होंने बिजनेस 10 USD मिलियन का बिजनेस क्रिएट किया है, और ये यंग इंटरप्रेन्योर के रूप में इनको हुरून इंडिया लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में दुबई में लॉन्च किया गया है। द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया है दुबई में, जिसका उद्देश्य है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं 2024 के कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज फीचर 5 नॉमिनेशन में प्रधानमंत्री के द्वारा
5 नॉमिनेशन शामिल किया गया है, जिसमें जो बुक है उसके राइटर्स के नाम है, जैसे पहला जो किताब है वो है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बाय नीरजा चौधरी, यानी कि नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखा है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो नीरजा चौधरी। दूसरा जो बुक है अपार्ट अपार्ट बाय अशोक गोपाल, तो अशोक गोपाल ने अशोक गोपाल ने ये ए पार्ट अपार्ट बुक लिखी है। उसके बाद फायर ऑन गंगे राधिका लैंगर के द्वारा लिखा गया है, फायर ऑन गंगेज। एच होप बाई कुणाल पुरोहित के द्वारा लिखा गया है, और शेख अब्दुल्ला के द्वारा शेख अब्दुल्ला जो है किताब चित्रलेखा जुत्सी के द्वारा लिखा गया है। वेल्स में आपको ऑफिशियल पार्टनर जो है, वेल्स हैज बीन डेजिग्नेटेड एट द ऑफिशियल पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। ये नागालैंड का जो है फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024, जो कि वेल्स में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मनकीड़िया समुदाय के बारे में। इनको 6 पीबीटीजी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, और इनको राइट्स मिला है हैबिटेट राइट्स। लोकल फॉरेस्ट में ये हैबिटेट राइट्स लेने वाले छठे जो हैं जनजाति हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में तेलंगाना दर्शनी एजुकेशनल टूर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है लर्निंग एक्सपीरियंस को टूर के द्वारा प्रमोट करना। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में डिक्लेयर किया है देसी काऊ को राजमाता गौ माता डिक्लेयर किया गया, जो कि भारत में पहला राज्य बन गया है डिक्लेयर करने वाला। केरला सीएम ने हाल ही में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी केल्ट्रॉन का उद्घाटन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं वीकली टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा उसमें से इन क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा आदिवासी ग्राम विकास अभियान शुरू किया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान शुरू की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस योजना का कुल परिव्यय 69,156 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपये और राज्य सरकार के द्वारा 22,823 करोड़ रुपये दिया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 56,323 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। तो किसके द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन जो है वो दुबई में किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दुबई में विश्व ग्रीन अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए इसका आयोजन किया गया। इसका 2024 का जो थीम था उसमें कहा गया है वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। वैश्विक कार्रवाई को सशक्त करना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हु वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल? तो ये आपको हो जाएगा दिव्यांशी के द्वारा ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो दिव्यांशी के द्वारा जीता गया है। भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टलिना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में मुकेश नेलावली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है कि इन विच स्टेट डिड PM मोदी अनवेल 4 बायोगैस यूनिट्स? तो ये आपको हो जाएगा असम में हो जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना में पहले गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25 CBG का संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 4 का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये है आपको गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज रिसेंटली लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विद विच स्टेट? नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य के साथ महिला उद्यमिता मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग ने वी हब के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य अध्याय शुरू किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघी के साथ WEF में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल हैं। वी हब की CEO सीता पालोचोला को WEF तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन रवि आहूजा हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट को। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये आपको सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का सीईओ नियुक्त किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी विल्किंसोरो 2 जनवरी 2025 को पद छोड़ देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एसबीआई ने हाल ही में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है किस एयरलाइन के साथ? तो अभी हमने पढ़ा सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एसबीआई ने हाल ही में 2 सब क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि सिंगापुर, पहला है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड और दूसरा है क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एक्सेस कार्ड। दोनों कार्ड के लिए ज्वाइनिंग शुल्क 3000 और 10,000 प्लस टैक्स रखा गया है। तो इसके बाद अगला जो खबर है, अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एट द न्यू सीएमडी ऑफ आईएल और एसएफ ग्रुप। तो इसका हो जाएगा हाल ही में आईएल और एफएस ग्रुप के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 3 नंबर, नंद किशोर को जो है वो नियुक्त किया गया है। आईएल और एफएस समूह ने हाल ही में नंद किशोर को नया एमडी नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष सीएस राजन ने 6 साल के कार्यकाल की सम्मति के बाद इनकी नियुक्ति हुई है, जो कि 6 साल तक अपने पद पे बने रहे थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है विच मिशन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो पहला मिशन, इसका आंसर हो जाएगा क्रूज भारत मिशन। हमने पढ़ा केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसी मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2029 तक क्रूज की संख्या को दोगुना करना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है एक्सरसाइज कजिंद रिसेंटली स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कजिंद अभ्यास शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा कजाकिस्तान के साथ, जो कि उत्तराखंड के मौली में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 8वां संस्करण था। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अभ्यास कजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित किया होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। कजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये आपको 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन, यानी कि ये अभी चलेगा 13 अक्टूबर तक, तो याद रखिएगा। तो पहली जो खबर है वो दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करने और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएफआरडी को 974 करोड़ रुपए राशि आवंटित करने का निर्देश दिया है। 15 मई 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति का गठन किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के आधार पर दुर्लभ रोगों की घटनाओं और व्यापकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ नीति 2021 शुरू की थी। वर्तमान में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर दुर्लभ रोगों की संख्या कितनी है? तो 63 जो है वो आपको दुर्लभ रोगों की संख्या है। तो ये था राष्ट्रीय केंद्रीय तकनीकी समिति के आधार पर राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति 2021 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बारे में। तो भारत और फ्रांस के बीच एक हाल ही में समझौता हुआ है, जिसके आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि भारत में एरोनॉटिकल्स क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और उसके अलावा इंडो फ्रेंच कैंपस की स्थापना भी की जाएगी। और इस कैंपस में है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एरोनॉटिक्स और स्पेस इंडिया के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको इस इंडो फ्रेंच कैंपस में ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एरो क्लस्टर के लिए इंजीनियर्स को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में डील हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कजिंद के बारे में। तो कजिंद का 8वां संस्करण, जो कि कजिंद जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 8वां संस्करण सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड में, जो कि उत्तराखंड के औली में है, वहाँ आयोजित किया गया है। 2016 से इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है और ये एनुअली आयोजित होता है। लास्ट एडिशन जो है वो आपको एक्सरसाइज अटर में कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 के बीच में आयोजित हुआ था, जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2016 से ये आयोजित हो रहा है और 8वां संस्करण अभी इस साल भारत के उत्तराखंड के औली में आयोजित हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अमेजन रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। अमेजन रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में एक खबर आई है कि अमेजन का जो रिवर है उसका जो उसमें जो पानी का लेवल है उसमें काफ़ी कमी आई हुई है, यानी कि वो सूखा हो गया है। उसकी जो सब्सिडी नदी है रियो निग्रो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजन की, उसमें रिकॉर्ड लेवल पे पानी की कमी हुई है।
अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वो आपको ब्राज़ील, पेरू और गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना और वेनेजुएला में फैला हुआ है। अमेजन रिवर जो है वो आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम मानी जाती है। तो ये अमेजन रिवर फॉरेस्ट के बारे में है, जहाँ की सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड एस के बारे में। तो हाल ही में एक गुजरात सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट यानी कि वेब 2024। इसमें कहा गया है कि गुजरात में 26.14% पॉपुलेशन जो है वाइल्ड का, उसमें वृद्धि हुई है। वाइल्ड एस की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है इसको। IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में ये शामिल है। भारत में ये पाया जाता है आपको कच्छ के रन में, लिटिल रन और ग्रेट रन में ये पाया जाता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, भारत का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी हाई अल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन जो है आपको हेनले जो कि लद्दाख में है, वहाँ ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स के एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। तो जो हेनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है उसका जो उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर थी, जनवरी 2024 में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, वो भारत का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया, यानी कि फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। तो हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे आयोजित किया जाता है, जो कि जो भी सर्विसमैन हैं, पायलट्स हैं, उनको सहानुभूति, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और कंट्री के लिए उनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए, और इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। ये आपको 2024 की थीम थी, भारतीय वायुसेना सशक्त, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये इवेंट जो है आपको इंडियन एयरफोर्स तंबरम, चेन्नई में आयोजित हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आयोजित किया जाता है। 10 अक्टूबर 1992 से वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑफिशियल थीम जो था वो आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम था 2024 का, इट इज अ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। इट इज द टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में। तो 2019 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक साथ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, यानी कि दो संस्था को एक में मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस विभाग को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा देखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स विंग में आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शामिल है, जो कि सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसमें आते हैं। इसके द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा वर्तमान में इन सभी सर्वे को किया जा रहा है, जिसमें पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज, टाइम यूज सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर सर्वे, प्राइस कलेक्शन सर्वे। तो इन सभी सर्वे का आयोजन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में पिछले 50 वर्षों में 73% का डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कमी आई है। उसका मुख्य जो कारण है हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पीसीज। भारत की अगर बात की जाए तो 3 वल्चर की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा कमी आई है, जिसमें व्हाइट रैम्पर्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये आपको लिविंग प्लानिट रिपोर्ट 2024 के बारे में था। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन इन न्यूज। तो राफेल नडाल टेनिस प्लेयर, इन्होंने 10 अक्टूबर को टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल को जीता और इनके द्वारा इनको जो है किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स को भी जीता है। किंग ऑफ क्ले किससे जाना जाता है? राफेल नडाल को। और 14 फ्रेंच ओपन टाइटल भी जीता है, 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स को भी जीता है इन्होंने। इसके बाद हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। तो हाल ही में रतन टाटा जो थे, उनका 9 अक्टूबर को
देहांत हो गया। वो मशहूर बिजनेसमैन थे और फिलंथ्रोपिस्ट थे। 86 वर्ष की आयु में इनका ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में देहांत हो गया। अगर रतन टाटा की बात की जाए तो 2000 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। 2008 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और नाइट ग्रांड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है रतन टाटा को मिला था। उसके अलावा रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी घोषित किया गया था। तो ये रतन टाटा के बारे में था, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज 2024 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक वैज्ञानिक थे, आपको स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, और इनके द्वारा डायनामाइट का भी आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो इनके द्वारा जो 1895 में जो उनका लास्ट विल था, यानी कि वसीयत इन्होंने बनाया था, उसमें अपने संपत्ति का लार्जेस्ट हिस्सा जो है उन्होंने दान कर दिया। और वो कहा कि इसके थ्रू हम एक प्राइज निकालेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसको नोबेल प्राइज के रूप में जाना गया। ठीक है, इस नोबेल प्राइज में 1968 में छठा अवार्ड घोषित किया गया है, जो कि आपको इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो 5 अवार्ड जो है वो आपको अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और छठा अवार्ड जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो इस साल का अक्टूबर में जो है प्रत्येक साल नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है, जिस डिफरेंट कैटेगरी में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में। तो इस साल के कौन कौन से विजेता हैं इसके बारे में देखते हैं। तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जो है वो आपको 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम। विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और इनका जो डिस्कवरी था, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए और इसके रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो एमआरएनए की खोज की और उसको कैसे रेगुलेट किया जाए इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इनको मिला है विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम को। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जो है डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। इन्होंने, इसमें 3 हैं, यानी कि डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। तो डेविस बाकर ने को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। जॉइंटली मिला है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। तो दो कंसेप्ट के लिए मिला है। पहला डेविस बेकर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और 2 ज्वाइंट मिला है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए मिला है। उसके बाद फिजिक्स की बात की जाए तो जॉन जे होपफील्ड और गौरी फ्रे ई हिंटन को मिला है, जो कि फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से इन्होंने जोड़ के रिसर्च किया, जो कि जॉन जे होपफील्ड और जियोफ्रे ई हंटन को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। पीस की बात की जाए, नोबेल प्राइज फॉर पीस की, तो जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडानक्यो इनको मिला है इट्स एफर्ट्स टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इन्होंने वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करने के क्षेत्र में काम किया है। डिमोस्ट्रेट थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज इन अगेन। तो इन्होंने डिमोस्ट्रेट किया कि आप न्यूक्लियर वेपन को भविष्य में कभी यूज नहीं करें। तो इनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानक्यो। ठीक है, इसके बाद लिटरेचर की बात की जाए तो साउथ कोरिया की ऑथर हांगकांग, याद रखिएगा हांगकांग, इनको मिला है इंटेंस पोएट्री प्रोज फॉर कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रामा एंड एक्सप्रेस टेलिंग फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए इनको लिटरेचर का पुरस्कार मिला है। ये आपको साउथ कोरिया की हैं, इनका नाम है हांगकांग। इसके बाद हम बात करते हैं 17वां विनर्स ऑफ 17 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। उसके बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड है आटम को मिला है। बेस्ट फीचर एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी, जो कि कंटारा के लिए मिला है इनको। बेस्ट फीचर एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन, जो कि तिरुचित्रबलम और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट फीचर डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर मनोज वाजपेयी को मिला है। फिर बेस्ट क्रिटिक दीपक उर्वा को मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी इनको मिला है। द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना को मिला है। तो याद रखिएगा ये आपको 17 नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये हाल ही में न्यूज़ में था, जब टमाटर के मूल्य जो है अचानक बढ़ गए थे, तो सरकार ने निर्णय लिया था कि हम टमाटर जो है वो रेगुलेटेड प्राइस पे बेचेंगे, और ये आपको नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के द्वारा बेचा जा रहा था।
नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है वो आपको एक कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन आती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को हुई थी एपेक्स बॉडी के रूप में कंज्यूमर कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। ये जो आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं आसियान 2024, आसियान इंडिया समिट 2024, 21वां समिट। इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए थे और इसका आयोजन जो है वियंतियाने लाओस में 10 अक्टूबर को हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट प्लान को सुझाव दिया जो कि इंडियन आसियान रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया। 10 पॉइंट इंक्लूड था आपको आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट था कि 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा, डबलिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा यूनिवर्सिटी अमंग अदर्स। तो इसमें एक और डेवलपमेंट था कि भारत ने कहा कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र हैं आसियान के, उनके स्कॉलरशिप को हम दोगुना करेंगे। इस वर्ष की थीम थी इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। 10 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ आसियान जो हैं उसमें आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं। इसके 10 मेंबर सदस्य हैं। पहला है आपको इंडोनेशिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। लाओस जो है वो आपको करंट अध्यक्ष है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन, जो कि 1968 में इसको बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं ईस्ट एशिया समिट के बारे में, और ये आसियान समिट के साथ ही इसका आयोजन हुआ था जो कि 11 अक्टूबर को वियतनाम में लाओस में आयोजित हुआ था। जो ईस्ट एशिया समिट है वो 2005 में इसको इनिशिएट किया गया था। फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट जो है वो कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। इसका जो इंसेप्शन है 16 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, 10 तो आपको आसियान के हो गए मेंबर स्टेट्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूएसए और रशिया को छठा ईस्ट एशिया समिट बाली में जो कि आयोजित हुआ था उसमें 11 नवंबर 2011 को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये था आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में जो कि इस वीक न्यूज में था। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी जो कि है ब्लू लाइन बॉर्डर। तो ये टर्म न्यूज में था, क्या है तो 120 किलोमीटर ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो आपको लेबनान और इजराइल से रिलेटेड है। ठीक है, ये यूएन रिकॉग्नाइज डिमार्केशन लाइन है जो कि इंडिकेट करता है इजराइल विड्रॉ इट्स मिलिट्री फ्रॉम साउदर्न लेबनान। मतलब ये एक लाइन है, यहाँ किया गया है कि इस लाइन से ये इजराइल हो गया और ये लेबनान का क्षेत्र हो गया। ठीक है, लेबनान का क्षेत्र हो गया, तो ये एक मार्क खींच दिया गया और इसको बोला गया कि 120 किलोमीटर ये ब्लू लाइन बॉर्डर इसको बोला जाता है जो कि 120 किलोमीटर है। और इससे अंदर जो है ईरान की सेना इजराइल की जो सेना है उसको नहीं जाना चाहिए, जो कि यूएन से रिकॉग्नाइज लाइन खींचा गया है। और ये साउदर्न लेबनान में है। ये सेपरेट करता है लेबनान फ्रॉम इजराइल और गोलन हाइट्स, लेकिन ये ऑफिशियली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो आपको एक लाइन है जो कि इजराइल और लेबनान को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नोएल टाटा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में उनकी गहरी भागीदारी है। वे टाइटन समेत कई कंपनियों के बड़े बोर्ड मेंबर भी हैं। वहीं टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखर के हाथों में है जो 2017 से हैं। तो ये आपको नोएल टाटा है जो कि रतन टाटा के निधन के बाद इनको नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद इसका आया। इसके उद्देश्य है क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को बेहतर बनाना। कैमूर जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं और 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो कैमूर के बारे में था कि दूसरा वन्यजीव संरक्षण टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा और इसका जो लेंथ है वो 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो कि वन का है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग स्थापित किया है? तो ये आपको आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग स्थापित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचनाओं का आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का गठन जो है 1974 में स्थापित पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं IRFC लिमिटेड के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा मनोज कुमार दुबे को। हाल ही में मनोज कुमार दुबे को IRFC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके बाद वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 वैज्ञानिक हैं जिनको सम्मानित किया गया है कंबाइंड रूप से। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2024 के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का आधा हिस्सा जो है वो डेविड बेकर को और आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इन्होंने प्रोटीन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 3 है, आधा हिस्सा जो है डेविस बेकर को और आधा हिस्सा में दो एक पार्ट जो है वो आपको डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की। हाल ही में फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको संजीव कुमार सिंगला के रूप में। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में सिंगला इजरायल में भारत के राजदूत हैं। वे 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के ही हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ थे। वे अंतरिम कोच के तौर पर टीम से जुड़े हुए थे। वह 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे, यानी कि 2 साल तक, ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा गया है इस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को, याद रखिएगा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को इस साल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया है, जिसकी घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की थी। इस साल नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके ऐसे तरीके विकसित किए हैं जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपको राफेल नडाल हो जाएगा, ठीक है। राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। वह अपने करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। नडाल ने अपने करियर में 92 ATP एकल सिंगल खिताब जीते हैं, जिसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। तो ये राफेल नडाल के बारे में है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके बाद साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो ये आपको साउथ कोरिया, याद रखिएगा, हांगकांग साउथ कोरिया से संबंधित है और इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है, ठीक है। दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग, वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार कौन को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की धनराशि इनको दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चावल के फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की सेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने होती है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B12 नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओनली 2। इसमें से आपको 1 सही है और 2 सही है, यानी कि 2 सही है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चावल के टॉप फूड रेगुलेटर ने के अनुसार FSSAI के अनुसार जो फोर्टिफिकेशन की परिभाषा है उसमें कहा गया है कि डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन ए फूड सो टू एज improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimal risk to health। मतलब जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ाना, कंटेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, ताकि उसका जो उसको उपभोग करने वाले हैं उनको उस पर गुड फूड मिले और उसमें उनको सभी न्यूट्रिएंट्स मिले। ये आपकी परिभाषा है फोर्टिफिकेशन की। इंडिया जो है वो वेरी हाई लेवल ऑफ मॉल न्यूट्रिशन वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब भारत में जो है मॉल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत बड़ी है, जो कि खासकर वुमेन और चिल्ड्रन के रूप में ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, फूड मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार, एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज अनेमिक और एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टर्न, मतलब जो प्रत्येक दूसरी जो औरत है वो आपको अमेनिक है, यानी कि अनेमिया की शिकार है, और प्रत्येक तीसरी जो चाइल्ड है, तीसरा जो बच्चा है वो आपको स्टंट है, यानी कि नाटा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो कि कंडक्ट किया गया था 2019 से 21 के बीच में,
अनीमिया रिमेन्स ए वाइड स्प्रेड इशू इन इंडिया affecting children, women, men across the various age group, income level, besides iron deficiency, विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, सबसे बड़ा विटामिन B12, फॉलिक एसिड और परसिस्ट इम्पैक्टिंग द ओवरऑल हेल्थ प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2019 से 21 के बीच में कंडक्ट किया गया था, भारत में सबसे ज़्यादा अमीनिया के केसेज हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में, वुमेन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैन में। और उनमें कमी क्या है, तो आयरन की डिफिशियंसी है, इनकम लेवल की वजह से आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, जो कि एक चिंता का कारण है। फोर्टिफिकेशन जो है वो आपको फूड को आप फोर्टिफाइड कर देंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड टू कॉम्बैट मल्ट न्यूट्रिशन। और राइस जो है वो भारत में 65% पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो सरकार ने कहा कि हम मल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए क्या करेंगे कि चावल को ही फोर्टिफाइड कर देंगे। और इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई और 3 फेजों में फोर्टिफिकेशन स्कीम को लागू किया गया, जो कि मार्च 2024 तक इसके लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। It increase the content of essential micronutrients in food to improve the nutritional quality of food। इसलिए स्टेटमेंट एक जो है वो सही है। वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रैक्शन आर अवेलेबल टू ऐड माइक्रोन्यूट्रिशन टू रेगुलर फ्राइज। जो फोर्टिफिकेशन है उसको कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो कोटिंग के द्वारा, डस्टिंग के द्वारा, एक्सट्रैक्शन के द्वारा, उससे जो है वैल्यू ऐड किया जाता है जो आपको फूड होते हैं रेगुलर राइस में। जो लास्ट मेंशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नाल, ये आपको फोर्टिफाइड राइस कर्नाल जो है वो मेथड है, लास्ट मेथड। इसमें मिक्सर यूज किया जाता है एक्सट्रूडर मशीन के थ्रू और कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। ये KRC कर्नाल यानी कि FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नाल मेथड है जो कि यूज किया जाता है। कर्नल्स जो है वो आपको कोल्ड पैक्ड है। FRK सेल्फ लाइफ जो है वो 12 मंथ है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो भी सही है। और ये आपको 10 kg के पैक में उपलब्ध होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मार्बर्ग वायरस रोग यानी कि MBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह फिलोवायरस परिवार से संबंधित है। दूसरा कहता है मानव MBD संक्रमण लंबे समय तक खदानों के संपर्क में रहने के कारण होता है। तीसरा नंबर कहता है पहला प्रकोप 1967 में अंगोला में हुआ था। यह मानव संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर C 1 और 2 इसका सही है। यह फिलोवायरस परिवार से संबंधित है। मानव MBD संक्रमण लंबे समय तक खजानों में के संपर्क में रहने से फैलता है। मार्बर्ग वायरस के बारे में इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्बर्ग वायरस जो है वो आपको रवांडा के फ्रजाइल हेल्थ केयर सिस्टम में वहाँ फैला हुआ है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट मार्बर्ग केस लास्ट मंथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में पहला केस रिपोर्ट किया गया है। 46 लोग जो हैं उनसे इन्फेक्टेड हो गए हैं और जिसमें 12 की मौत हो गई है। मार्बर्ग जो है वो आपको डेडलिएस्ट पैथोजन नोन टू ह्यूमन। मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है आपको फर्टिलिटी रेट जो है इसका 24% है, 24% से 88%, यानी कि 100 में से 24 या 88 लोग डेथ के शिकार हो जाते हैं। वायरस के स्ट्रेन के हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा इसमें लोगों की फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकती है। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑक्योर इन मार्बर्ग जर्मनी में 1968 में पहला जो है आपको मार्बर्ग का संक्रमण हुआ था, लेकिन सिंस देन सब्सिक्वेंट आउटब्रेक हैव बीन मोस्टली रिपोर्टेड अक्रॉस अफ्रीका। इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं है। पहला 1967 जर्मनी में हुआ था, इसके बाद अफ्रीका के कई सारे देशों में लगातार इसके को देखा जा रहा है। मार्बर्ग बिलोंग्स टू फिलोवायरस फैमिली। इबोला बोथ पैथोजेंस आर क्लिनिकली सिमिलर, अल्थॉट केयर रेयर कैन कॉज आउटब्रेक विथ हाई फर्टिलिटी रेट्स। स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि मार्बर्ग जो है वो फिलोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इबोला वायरस के तरह होता है। ह्यूमन MBD इन्फेक्शन caused by prolonged exposure to mines, the caves inhabited by colonial of rotus bats। तो ये मार्बर्ग के बारे में था, तो इसका आंसर जो है आपको C हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रतन टाटा को दिए गए पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पद्म विभूषण 2018, पद्म भूषण 2000। तो एक जो है वो आपको कौन सा सही नहीं है? तो एक सही नहीं है, ये 2008 में मिला था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। रतन टाटा जो है फोर्स ऑफ इंडिया रतन टाटा, जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो आपको 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद इनको पद्म भूषण इनको पहले मिला था, जो कि थर्ड सिविलियन अवार्ड है, और ये आपको 2000 में मिला था। 2008 में पद्म विभूषण मिला,
2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण। ये इन्होंने 1961 में टाटा को ज्वाइन किया था और शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील पर इन्होंने काम स्टार्ट किया। बाद में JRD टाटा के चेयरमैन बने ये। टाटा सन्स लेटर रिटायरमेंट 1991 में ये आपको टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। इनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने टेटले, जगुआर, लैंड रोवर, कोरस को एक्वायर किया और टाटा जो है वो लार्जली इंडिया सेंट्रिक ग्रुप बन गया ग्लोबल बिजनेस में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया वन्यजीव अभयारण्य, मिटियाला वन्यजीव अभयारण्य। ऊपर दिए गए अभयारण्यों में से कितने गिर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपको सभी गिर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया वन्यजीव अभयारण्य, मिटियाला वन्यजीव अभयारण्य, तीनों जो है वो आपको ये गिर वन्यजीव अभयारण्य के हिस्सा है। 25 अक्टूबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जिसमें कहा गया है कि 3328 स्क्वायर किलोमीटर के गिर फॉरेस्ट रिजर्व जो कि गुजरात में है को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। और उसके बाद रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश हुआ 2024 18 सितंबर 2024 को। रिड्यूस द स्कोप ऑफ प्रपोज SEG टू 2061 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो पहले 3328 किलोमीटर का प्रस्तावित था उसको 2061 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कहा है कि रिडक्शन वाज नीडेड टू एकोमोडेट बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे उनकी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए इनको घटाना जरूरी था। मैनी कमर्शियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिटेड है SEZ इकोनॉमिकल इको सेंसिटिव जोन में जो है वो बिल्डिंग बनाना, घर बनाना जो है वो प्रतिबंधित है। सक्सेसिव प्रपोजल जो है वो आपको नोटिफाइड SEZ अराउंड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया हैव फेस प्रोटेस्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन एंड पब्लिक। गिर जो है वो नेशनल पार्क है, इसमें वेरी हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लागू होता है जो कि सेफ गार्ड करता है वाइल्ड लाइफ को, और इसमें एस्थेटिक लॉन्स पाए जाते हैं। ESZ जो है वो आपको बफर जोन है प्रोटेक्टेड एरिया का, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व का। तो ये आपको गिर राष्ट्रीय वन के बारे में है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे गिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसमें आपको गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस द जगन्नाथ, अमरेलिया, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात सौराष्ट्र रीजन में। ये 4 जो हैं वो पार्ट हैं, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिथियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पार्ट हैं। ये गुजरात के लार्जेस्ट इम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बट ऑल्सो सराउंडेड बाई हाई डेंसिटी ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि यहाँ मानव की बस्ती भी हैं, इसीलिए इसको घटाया गया है ताकि उनको भी संरक्षित किया जा सके। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट 2006 उसमें आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार एज एरिया with identify environmental resources having incomparable value which require special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural value। तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ 2006 में इको सेंसिटिव जोन को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा इन्वायरमेंटल रिसोर्स के लिए इनकैपेबल हो और जिसमें आपको लैंडस्केप उसका जो है वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए हो, हिस्टोरिकल प्रेजेंस हो, नेचुरल वैल्यू वहाँ अवेलेबल हो, तो उनको जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो आपको हेल्प करता है कंजर्व इकोसिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड बाय एंथ्रोपोजेनिक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। स्पेशल इकोनॉमिकल इको सेंसिटिव जोन जो है शॉक ऑब्जर्व फॉर वाइल्ड लाइफ इन PA when they move from area of higher environmental protection to lower। नो कमर्शियल माइनिंग, यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ आपको माइनिंग नहीं है, स्टोन कॉलिंग नहीं है, लार्ज हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स नहीं लगाया जा सकता है, पोल्यूटेंट इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है, ब्रिक्स क्लीन नहीं लगा सकता है। ये आपको कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल, रिसोर्ट, मॉल, इतना ये सारे जो है वो आपको रेगुलेटेड तौर पे लगाए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 आता है पाली, प्राकृतिक, मराठी, पंजाबी और गुजराती। ऊपर दी गई भाषाओं में से किसको हाल ही में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया है? पाली को, प्राकृतिक को, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 2 ये तो नहीं होगा, 1 2 3, यानी कि मराठी को भी किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में कुछ भाषाओं को शामिल किया है, जिसमें मराठी, पाली, संस्कृत, असमी, बंगाली को शामिल किया गया है। इसके पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को इसमें शामिल किया गया है। टोटल 11 लैंग्वेज हो गए हैं।
इसके लिए लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एनानमसली रिवाइज किया जाता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल स्टेटस, जो कि जिसमें शामिल हैं हाई एंटी क्वालिटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर। तो जिन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला है कि एंटी क्वालिटी अर्ली टेक्स्ट हो, वो जो भाषा है वो आपको 1500 से 2000 सालों से प्रचलित हो, उसका लिटरेचर जो है आपको प्रचलित हो, कंसिडर्ड हेरिटेज ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीकर, बहुत सालों से उसको एक हेरिटेज भाषा के रूप में यानी कि एंशियंट रूप से उसको अपनाया जा रहा हो, इपिग्राफिक एंड इंस्क्रिप्शन एविडेंस मौजूद हो पहले से कि हाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा इसका यूज किया जाता था, नॉलेजेबल टेक्स्ट हो, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट एडिशनल इन पोएट्री सॉरी, जो कि साहित्य में इसका यूज होता हो, क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और इट कुड बी डिसकंटिन्यू विथ लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफ सोर्स। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम शांति समिति सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनाइटेड नेशन इंटरिम पीस कीपिंग फोर्स इन लेबनान, यह लेबनान और इजराइल के बीच सीमा पर उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा कहता है शांति सेना में केवल सैन्य कर्मी शामिल हैं और इसमें नागरिक कर्मी नहीं है। तीसरा कहता है इसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा बनाया गया था। ऊपर दिए कितनों में से कितने सही हैं, कौन से सही हैं, तो 1 और 3 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि UNIFIL साउदर्न लेबनान में 1968 से 1968 से इसको इस्टेब्लिश किया गया है और ये आपको ऑब्जर्वेशनल मिशन है। ये आपको एक्सपेंड किया गया है 2006 तक, लास्ट एक्सपेंड किया गया है 2006 तक, जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वार के बीच में ये काम करते हैं। तो 3 नंबर सही है। यूनाइटेड नेशन इंटरिम पीस स्पीकिंग फोर्स जो है लेबनान में, वो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ मोर देन 10,000 सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल्स, जो कि 50 देशों से इसमें शामिल हैं और ये आपको प्रिवेंट वायलेटिंग एमंग द बॉर्डर बिटवीन लेबनान और इजराइल। तो लेबनान और इजराइल में जो बॉर्डर है उसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हो इसकी देखरेख करते हैं। T121 किलोमीटर स्ट्रेच इज ऑफ्टन कॉल्ड ब्लू लाइन। अभी हमने चर्चा की थी ब्लू लाइन बॉर्डर के बारे में। तो 121 किलोमीटर जो बॉर्डर है उनको ब्लू लाइन बॉर्डर कहा जाता है। एक जो है वो सही है, 2 जो है वो आपको गलत है। यूएन रेजोल्यूशन 2006 में आया था, लैंग्वेज ऑथराइजिंग टू फोर्स द इंश्योर दैट इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन इज नॉट यूटिलाइज फॉर हॉस्टाइल एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड। तो उसमें कहा गया था कि इंश्योर किया जाए कि जो उसका एरिया है वो किसी भी हॉस्टाइल के लिए उपयोग नहीं किया जाए। UNIFIL जो है वो आपको प्रिवेंट करता है वायलेशन ऑफ बॉर्डर जोन और रिपोर्ट ब्रीचेस टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको देखता है कि कोई देश जो है आपको नियमों की अनदेखी नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी देश के द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है तो उसको वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया है। दूसरा कहता है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडोको को दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज जो है 2024 का वो आपको साउथ कोरिया की लिटरेचर में साउथ कोरिया के ऑथर हांगकांग को दिया गया है फॉर इंटेंस पोएट्री पोल्स एंड दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रैजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये 1 नंबर को सही हो जाएगा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्रेस, दूसरा है हांगकांग नाम है साउथ कोरिया की। उसके बाद फर्स्ट साउथ कोरिया की ये राइटर हैं जिनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज कॉन्फ्रेंस में, इस बात को बताया गया है। उसके बाद 1993 में ये 23 साल की जब थी तो उन्होंने पोइट्री में डेब्यू किया था। तो ये हांगकांग के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद नोबेल प्राइज पीस प्राइज के बारे में बताया गया है कि जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडांक्यो को एफर्ट्स टू अचीव द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए दिया गया है। तो 2 भी सही है आपको। निहोन हिडांक्यो जो है वो सर्वाइवर ऑफ द एटॉम बॉम्बिंग इन हिरोशिमा और नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट 1945। तो ये जो है सर्वाइवर्स हैं इस संगठन में, जो कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसके सर्वाइवर हैं और इनके द्वारा जो है संदेश दिया गया है बॉम्ब इफेक्टेड पीपुल, हिबाकुसा या बॉम्ब इफेक्टेड पीपुल इनको कहा गया है सर्वाइव को। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है पिछले कुछ दशकों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप में
बृहस्पति आवरण 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। कथन 2 कहता है अंटार्कटिक महाद्वीप वैश्विक औसत से 2 गुना गति से गर्म हो रहा है, जो प्रति दशक 0.22 डिग्री सेल्सियस और 0.32 डिग्री सेल्सियस के बीच की दर से है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर है। प्लांट कवर across Antarctic Peninsula, long mountainous extension of Antarctica that point north toward South Africa. South America had increased more than 10 times past few decades due to rising temperature. एक अध्ययन में ये बताया गया है कि जो वहाँ की पेनिसुला है उसमें जो है प्लांट कवर जो है वो काफ़ी बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई थी नेचर जियो साइंस में। इसमें कहा गया है कि रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर और हार्टफोर्डशायर के रिसर्चर के द्वारा बताया गया है कि एनालाइज किया गया है। उसके बाद 2023 में स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर क्लाइमेट चेंज के बारे में, जर्नल नेचर में। उसमें कहा गया है डिस्कवर दैट द कंटिनेंट इज वार्मिंग ट्रीज एज रैपिडली एज द वर्ल्ड एवरेज। जो विश्व का एवरेज है उससे दोगुना जो है इस कंटिनेंट में जो कॉन्टिनेंटल है वहाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि 0.22 सेल्सियस से 0.32 डिग्री सेल्सियस के रूप में बढ़ रहा है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC, a United Nations agency that advances scientific knowledge about climate change, estimate that the Earth is warming at a pace of 0.14 to 0.18 डिग्री सेल्सियस एवरी डिकेड्स। तो IPCC के अनुसार जो पृथ्वी है 0.14 से 0.18 डिग्री जो है वो आपको प्रत्येक डिकेड जो है आपको बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वट फू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार और संरक्षण के अधीन है। यह कहाँ स्थित है? तो ये लाओस में स्थित है। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। उनको काउंटर पार्ट यानी कि लाओस के प्रधानमंत्री के सोनेक्से सिफोंडेनो से इन्होंने वार्तालाप किया और उनको कंग्रेचुलेट किया था सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ आसियान समिट। टू लीडर्स जो हैं उन्होंने मिलकर रिस्टोरेशन और कोऑपरेशन ऑफ वट फू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में चर्चा की और भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लाओस को सपोर्ट किया जाएगा इसमें यूनिक डायमेंशन ऐड करने के लिए उसमें। इसके अलावा एग्रीमेंट हुआ डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, कस्टम कोऑपरेशन, 3 पीक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट अंडर द मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, और ये आपको दोनों के प्रोजेक्ट्स में साइन हुआ। द प्रोजेक्ट इंक्लूड द प्रिजर्वेशन ऑफ लाओस रामायणा, रिस्टोरेशन ऑफ वट पकिया बुद्धिस्ट टेम्पल फीचरिंग रामायण आर्ट वर्क, असिस्टेंट्स फॉर ए शेडो पॉपेट्री थिएटर इन चंपासक प्रोविंस। तो भारत जो है वो मदद करेगा रामायण आर्ट वर्क को एस्टेब्लिश करने में, पॉपेट्री थिएटर को एस्टेब्लिश करने में, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। यह एक ही उपग्रह से विभिन्न खगोलीय पिंडों का एक साथ बहु तरंग दैर्ध्य अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडिया एस्ट्रोसैट और नासा का स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो ड्रामेटिक इरप्शन फॉर स्टेलर रेकेज अराउंड द मैसिव ब्लैक होल। जो नासा का इंडिया का एस्ट्रोसैट और नासा का स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उन्होंने कैप्चर किया है ड्रामेटिक इरप्शन। तो इरप्शन को कैप्चर किया है मैसिव ब्लैक होल के। ए लार्ज ब्लैक होल हैज रिप्ड अपार्ट वन स्टार and is currently utilizing a stellar redshift to annihilate another star to a smaller black hole that was previously undiscovered. This finding was made by using NASA Space Observatory. तो इस NASA Space एस्ट्रोसैट के साथ मिलकर एस्ट्रोसैट जो है वो भारत का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है जो कि जिसका गोल जो है रिसर्चिंग सेलेस्टियल सोर्स इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, इसलिए 1 नंबर जो है वो सही है। पेलोड्स कवर एनर्जी बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस्ट्रिक्टेड ऑप्टिकल एक्सरे। एस्ट्रोसैट मिशन जो है वो यूनिक है, अलाउ फॉर साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ स्टडी ऑफ मल्टीपल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सिंगल सैटेलाइट। हेंस 2 जो है वो सही है, इसलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अनिवार्य रूप से प्राकृतिक रोशनी है जो रात के आकाश में चमकीले
घूमते हुए पर्दे के रूप में दिखाई देता है। दूसरा कहता है उत्तरी गोलार्ध में इन चमकदार और रंगीन रोशनी को ऑरोरा ऑस्ट्रिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिण में इन्हें ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। तीसरा कहता है वे आवेशित सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच अंतरिक्ष में सक्रिय संपर्क के कारण बनते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कितने सही हैं? तो 2 सही हैं। ठीक है, केवल सही हैं, 2 सही हैं। द नाइट स्काई वाज एल्यूमिनेटेड बाय नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा जिसको ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है, विजिबल इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, हेनले विलेज जो कि लद्दाख में है भारत में। तो ये नाइट स्काई लाइट जो है वो यहाँ देखा जाता है। ऑरोरा जिसको बोला जाता है, ऑरोरा जो है एसेंशियल नेचुरल लाइट्स है जो कि अपीयर होता है ब्राइट स्विरलिंग कर्टेन्स इन द नाइट स्काई, और ये आपको रेंज ऑफ कलर इंक्लूडिंग ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज में ये पाया जाता है, इसलिए एक जो है वो सही है। दीज लाइट्स प्राइमरली अपीयर नियर टू पोल्स ऑफ बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों पोल्स पे पाए जाते हैं ऑल अराउंड, बट समटाइम्स दे एक्सपेंड टू लोअर एटीट्यूड, कभी कभी ये लोअर एटीट्यूड पे भी मिलते हैं। ये आपको विटनेस है नियर नॉर्थ, दीज ब्राइट एंड कलरफुल लाइट्स आर कॉल्ड ऑरोरा बोरेलिस, while those in the south are called aurora australis। जो दक्षिण क्षेत्र में है वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहे जाते हैं, जो नॉर्दर्न क्षेत्र में है वो आपको ऑरोरा बोरेलिस कहे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट 2 जो है वो आपको गलत है। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिव इंटरेक्शन इन स्पेस बिटवीन चार्ज सोलर वाइंड्स एंड अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। तो इनका निर्माण जो है चार्ज सोलर वाइंड्स और अर्थ मैग्नेटोस्फीयर के मिलन से होता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपको सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है अल्फा फोल्ड 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है। यह प्रोटीन की संरचना का उत्कृष्ट सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो दोनों सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में, जो कि जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को मिला है फॉर फंडामेंटल डिस्कवरी एंड इंटरवेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इनके द्वारा जो है ये अवार्डेड द रिसर्च फॉर प्रोटीन। जो अवार्ड है आपको स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वंस। साइंटिस्ट डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन हैम्पर जो है उन्होंने ऑनर किया है प्रिवेंटिंग एनी न्यू insight into protein themselves, but for developing tools that make it vastly easier and quicker to decipher their structure and their entirely new proteins। तो जो केमिस्ट्री का मिला है उसमें उन्होंने कोई नया चीज़ डेवलप तो नहीं किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम को एक्सपेंड किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाया है जिसके मदद से जो है उस जीन प्रोटीन को निर्माण जो है वो आसान हो जाएगा। तो अल्फा फोल्ड जो है वो आपको प्रेडिक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूजिंग नोन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द डाटाबेस। दो प्रोडिक्शन जो है वो आपको मैच करता है कैटेगॉग प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द अदर डाटाबेस विथ ट्रेनिंग एआई टूल गेन सफिशिएंट एक्यूरेसी इन द प्रेडिक्शन प्रोटीन स्ट्रक्चर गिवन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो सी जो है इसका सही आंसर है। तो ये आपको नोबेल प्राइज के जो उसमें अल्फा फोल्ड जो है उसका फोल्ड 2 जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका आविष्कार जो है इसमें किया गया है। 23 नंबर कहता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में भूमिका के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विक्टर एम्ब्रो और गैरी रुकवन को ज्वाइंटली रूप से 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पास्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोजन की गुणवत्ता, पोषण गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य को न्यूनतम जोखिम के साथ सर्वाधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाना कहलाता है फोर्टिफिकेशन। जानबूझकर बढ़ाएगा तो फोर्टिफिकेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रैल 2022 में एक फैसला लिया जिसमें कहा गया कि राइस को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि कंट्री के उसको फोर्टिफाइड किया जाएगा, जो कि 3 चरणों में किया जाएगा और मार्च 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। 3 प्लान फेज जो है वो आपको कंप्लीट हो गया है और टारगेट जो है वो आपको अचीव कर लिया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था। फोर्टिफिकेशन क्या है और ये क्यों जरूरी है? तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food so that as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimum risk to health। तो जो हमारा भोजन है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ज़रूरी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की बात की जाए तो उसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया 2010 में आसियान सदस्य देशों चीन, भारत,
जापान और रूस द्वारा शुरू की गई थी। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के विदेश मंत्री आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए साथ आए। तीसरा कहता है भारत 2020 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने के लिए वार्ता का हिस्सा था। उसने अंततः ऐसा न करने का फैसला किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें 2 और 3 सही है। ईस्ट एशिया समिट जो है वो आपको 2005 में शुरुआत हुआ था। 16 इसमें देश थे, जिसमें आपको आसियान मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जो है आपको बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, तो एक जो है वो गलत है। इंडिया वाज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन टू ज्वाइन रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 में जो हुआ था, और इन इट अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू डू सो, जो स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। 1967 में फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड वो सब एक साथ आए और उन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को घोषित किया। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। करेंगे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। तो इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपया जारी किया है। यह एक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है जिसमें आपको घर पे सोलर का पैनल लगाया जाता है, और इसके लिए सरकार जो है 60% सब्सिडी देती है। 60% सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। और इसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था आपको प्रधानमंत्री के द्वारा 30 जून 2024 को, जिसको नाम है रूफटॉप पोर्टल लॉन्च किया गया था पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। इसके बाद अगली खबर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला है। 14वां कंपनी हो गया है जो पीएसयू कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला है। महारत्न का दर्जा जिन कंपनी को मिल जाता है उनके पास ऑटोनॉमी आ जाती है फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में। वे अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, सरकार का इंटरफेरेंस उनमें कम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा मेटा से पार्टनरशिप किया गया है, जो कि स्किल इंडिया मिशन के लिए एआई चैटबॉट बनाया जाएगा मेटा के द्वारा। तो ये पार्टनरशिप किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में, जो कि जेपी नड्डा के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड जो है उनके द्वारा कम्युनिकेशन के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी, जहाँ की एमओयू साइन हुआ है ट्राई के बीच और सीएसटी ऑफ सऊदी अरबिया के बीच, यानी कि सऊदी अरबिया और सीएसटी ऑफ सऊदी अरबिया और ट्राई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं SECL, जो कि भारत की पहली कोल कंपनी है जिसके द्वारा 4 अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया गया है। 4 अमृत फार्मेसी दुकान खोली गई है, जो कि सब्सिडाइज जेनरिक और लाइफ सेविंग दवाओं को बेचने का काम किया जाएगा। तो ये नाम है SECL का, जो कि पहली कोल कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रवि जैन, जो कि बिजनेस हेड थे कृत्रिम AI, इन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी हाल ही में। यूनियन कैबिनेट ने 3% हाइक DA अलाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल 6G सिम्पोजियम के बारे में, जो कि ज्योतिराव सिंधिया मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसमें आपको 6G के पोटेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चर्चा की गई है। रश्मिका मंदाना को भारत सरकार के द्वारा नेशनल एम्बेसडर फॉर साइबर सिक्योरिटी टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर थ्रेट्स, यानी कि नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके लिए? तो साइबर सिक्योरिटी के लिए। किसको नियुक्त किया गया है? तो रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं लीड और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं WTO ने हाल ही में भारत के जो वर्ल्ड का जो मर्चेंडाइज ग्रोथ है, जो व्यापारिक ग्रोथ रेट है, उसके फोरकास्ट को घटाया है। पहले इनका फोरकास्ट था कि 3.3% ग्रोथ होगा, लेकिन इनके द्वारा अब कहा जा रहा है कि 3% ग्रोथ होने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं IMF प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि ग्लोबल पब्लिक डेप्ट के बारे में इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड का पब्लिक डेप्ट है वो आपको 100 ट्रिलियन को पार कर गया है, जो कि पहली बार 2024 में हुआ है। इसके बाद इंडिया विल प्रोक्योर 31 प्रीडेटर ड्रोन, जो कि भारत जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है वो USA से खरीदेगा, जिसमें आपको 15 सी गार्जियन नेवी के लिए, 8 स्काई गार्जियन इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए खरीदा जाएगा। भारत और कोलंबिया के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिल्म मेकिंग के संदर्भ में नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए साउथ कोरिया को होस्टाइल स्टेट का दर्जा दिया है और अपना मेन इनेमी बताया है, यानी कि मेन दुश्मन बताया है। तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा अपने संविधान में संशोधन किया गया है। इसके बाद चाइना के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है कि लूनार स्पेस स्टेशन 2050 तक जो है छोड़ा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR। तो इनके द्वारा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के सचिव को पत्र लिखा गया है और कहा गया है
की सिफारिश की गई है कि मदरसा बोर्ड को बंद कर दिया जाए। अगर हम NCPCR की बात करें तो ये एक भारत सरकार की वैधानिक संस्था है, जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत गठन किया गया है इसका। और इनका मुख्य जो काम है वो बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रावधानों को देखना है। इसमें एक चेयरमैन होता है, उसके अलावा आपको इसके काम को देखने के लिए 6 अन्य मेंबर्स होते हैं और उसमें 2 महिलाएं शामिल होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में, जिसको शॉर्ट में ग्रेप कहा जाता है। तो ग्रेप जो है वो अभी हाल ही में लागू किया गया है दिल्ली में। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक इमरजेंसी मेजर होता है, सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर। ग्रेप का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो ये एक प्लान होता है जिसमें कई सारे नियम होते हैं, जो कि कई पैरामीटर्स पे आधारित होते हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाता है। तो दिल्ली में जो है एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी पुअर हो गया है, जिसकी वजह से दशहरा के बाद से ग्रेप 1 जो है लागू किया गया है। इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्रेप 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो इसके लिए पैरामीटर निर्धारित किया गया है कि ग्रेप 1 जो है, अगर AQI लेवल जो है वो पुअर कैटेगरी में चला जाता है। पुअर कैटेगरी में कब जाएगा? जब 200 से 300 AQI लेवल जो चला जाएगा, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपको 200 से 300 के बीच में रहेगा तो ग्रेप 1 का यूज़ किया जाएगा। जब वेरी पुअर हो जाएगा, यानी कि 300 से 400 के बीच में रहेगा, तो स्टेज 2 का यूज़ किया जाएगा। अगर आपको सेवर स्टेट में आ जाएगा, यानी कि बहुत खतरनाक, तो 400 से 450 के बीच में रहेगा, तो आपको ग्रेप 3 का यूज़ किया जाएगा, स्टेज 3 का। और जो फाइनल स्टेज होता है वो आपको अगर 450 से ज़्यादा होता है, जिसको सेवर प्लस बोला जाता है, यानी कि बहुत खतरनाक, तो फिर हम उसके लिए स्टेज 4 का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 स्टेज में है, 1, 2, 3, 4। और इसके लिए जब मिनिमम है वो 200 AQ पार कर देगा, AQI जब पार करेगा तो उसको लागू किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, ग्रेप जो है वो सबसे पहले 2017 में इसको नोटिफाई किया गया था, और ये केंद्रीय मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफाई किया गया था, जो कि बाद में इस प्लान को बनाया गया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2016 के सिफारिश के आधार पर इसको तैयार किया गया था। ग्रेप के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 3 AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये आपको हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटी के लिए इसको यूज किया जाएगा। जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो बनाया जाएगा वो आपको टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सहायता से और जो स्टार्टअप इंडस्ट्री पार्टनर है उनकी सहायता से बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गाइडलाइन फॉर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग या मिसलीडिंग इन्वायरमेंट क्लेम। तो हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, जो कि आपको कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है, इनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। और ये गाइडलाइन जो है आपको जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जारी किया गया है, ताकि इस गाइडलाइन के आधार पे उन पे नकेल कसी जाए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, किसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन, इको फ्रेंडली है, ग्रीन टर्म का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, आपके लिए हानिकारक नहीं है, तो इसको जो है ग्रीन वॉशिंग की श्रेणी में रखा जाएगा। बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और कंट्री जो है वो आपको अनवेरिएबल क्लेम्स करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो इको फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है। तो उसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर आप बताते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है ग्रीन प्रोडक्ट है, तो आपको इन मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन C ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के बारे में। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में 17 अक्टूबर को एक डिसीजन दिया गया था और कहा गया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसका सेक्शन 6A जो है वो बिल्कुल वैलिड है और ये संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट जो है उसका सेक्शन 6A जो है, उसमें कहा गया था, जो कि 1985 में ऐड किया गया था, और इसमें कहा गया था कि आपको जो भी पर्सन हैं, ऑल पर्सन इंडियन ओरिजिन हु इंटर द स्टेट बिफोर जनवरी 1 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में जो भी आए हुए हैं भारत में, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसमें ये प्रावधान 1985 में जोड़ा गया था, जब राजीव गांधी की सरकार थी। तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और भारत सरकार के द्वारा एक समझौता हुआ था, और इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें संशोधन करके सेक्शन 6A को जोड़ा गया था, और इसमें इसका प्रावधान किया गया था
कि 1966 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच में कोई भी अगर भारत में आया हुआ है तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भारत में आया है तो उसको आपको वार का प्रिजनर माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 का जो है उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार की बात करता है, उसके बाद आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 29 की बात की गई थी कि असम के सांस्कृतिक संरक्षण को बिगाड़ा जा रहा है, इसके कल्चर को बिगाड़ा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जो संवैधानिक जो कल्चर है वहाँ का इनके द्वारा जो है हनन किया जा रहा है, तो इसलिए इसको वैलिडेट माना गया। और 14 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जो कि असम के लिए था, और ये भारत के अन्य हिस्सों में ऐसा सिचुएशन जो है वो नहीं देखा गया, तो इसको 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन नेबलान यानी कि UNIFIL के बारे में। तो भारत ने हाल ही में कंसर्न रेज किया है कि जो पीस कीपिंग सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें से 2 श्रीलंका के सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो हाल ही में घायल हो गए थे, जो कि इजराइल के द्वारा लेबनान के क्षेत्र पे हमला किया जा रहा है, तो उसमें घायल हो गए थे। तो भारत ने कंसर्न जाहिर किया था कि उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो युद्ध हो रहा है इजराइल और लेबनान के बीच, तो जो फ़लस्तीन है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें इनके सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल जो क्रिएट किया गया था UNIFIL, वो आपको मार्च 1978 में इसको बनाया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इजराइल विड्रॉ फ्रॉम लेबनान और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करना, और लेबनान गवर्नमेंट को रीस्टोर करने के लिए उनको सहायता देना उस एरिया में। भारत जो है वो आपको इंडोनेशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंट्री है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स हैं, ये आपको अप्रैल 2024 के डेटा के हिसाब से। तो इसलिए ना भारत ने कंसर्न जाहिर किया है कि नहीं, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो 149वां असेंबली जो है आपको IPU का आयोजित हुआ जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और ये आपको 13 से 17 अक्टूबर 2024 के बीच आयोजित हुआ। इसका थीम था 2024 का हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल सस्टेनेबल फ्यूचर एंड प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर डेलीगेट्स टू डिलिबरेट एक्सचेंज व्यू गैल्वेनाइज पार्लियामेंट्री एक्शन। भारत की तरफ से भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस सम्मेलन में भाग लिया। तो ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, जो कि इस हफ्ते खबर में थी। इसके बाद हम बात करते हैं SCO सम्मेलन के बारे में। तो 23वां सम्मेलन जो है SCO का, वो इस्लामाबाद में हुआ संपन्न, और इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ। SCO जो है सबसे पहले 15 जून 2001 को ये अस्तित्व में आया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में। इसमें उज्बेकिस्तान के साथ 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स उज्बेकिस्तान के साथ थे। भारत वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। भारत जो 2017 में भारत और पाकिस्तान को फुल मेंबर के रूप में मान्यता मिली। ईरान जो है लास्ट ईयर ईरान ने ज्वाइन किया। बेलारूस इस साल ज्वाइन हुआ है। अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं। तो 10 मेंबर कंट्री हैं, जिसमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस इसके 10 मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर 2017 में बना। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया और बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम SCO संगठन में शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो बेलारूस हो जाएगा। ऑब्जर्वर स्टेट में मंगोलिया और आपको अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स जो है आपको हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें 105वां रैंक है भारत का। 125 देशों में भारत का 105वां रैंक है। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वां रैंक है, और भारत का जो स्कोर है 27.3 है, जो कि सीरियस लेवल पे हंगर को दर्शाता है। जो हंगर लेवल है 42 कंट्री में, वो आपको अलार्मिंग सिचुएशन में है, और जो जीरो हंगर टारगेट है SDG 2023 का, उसको अचीव करने के लिए मुश्किल है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो आपको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ एनुअली जारी करती है, और इनके द्वारा जो है 3 मानकों 4 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशमेंट, उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। जब भारत का जो परफॉर्मेंस है उसको निम्न इसके द्वारा जो है दर्शाया गया है कि 13.7% जो भारत का पॉपुलेशन है वो आपको अंडर नरिशमेंट का शिकार है। 35.5% चाइल्ड जो है आपको 5 साल के कम वो आपको स्टंट हैं। 18.7% जो एक्सपीरियंस चाइल्ड वेस्टिंग हो रहा है। 2.9% जो है आपको चिल्ड्रन जो है उनको डो नॉट इज देयर 5th बर्थ, मतलब 5 साल से भी ज़्यादा वो जीवित नहीं रह पा रहे हैं।
तो इनके द्वारा भारत के संदर्भ में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। भारत का 105वां स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। तो 2024 के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के दिन जारी किया गया। और ये आपको रिपोर्ट OPHI और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, और ये 2010 से जारी किया जाता है। 5 देश जो हैं वो आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल वहाँ निवास करते हैं गरीब देशों में, और भारत जो है वो आपको पहला स्थान रखता है, यानी कि 234 मिलियन पीपल जो है भारत में गरीब हैं। इसके बाद पाकिस्तान 93 मिलियन पीपल गरीब हैं, इथियोपिया 86 मिलियन पीपल, नाइजीरिया और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 66 मिलियन। तो भारत पहले स्थान पे, फिर पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, उसके बाद आपको कांगो। तो ये 5 स्टेट हैं जिनके द्वारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 48.1% जो है वह यहाँ गरीब निवास करते हैं 1.1 बिलियन पुअर पीपल में। जो वर्ल्ड में 1.1 बिलियन पुअर पीपल हैं उसमें 48.1% जो है सिर्फ 5 देशों में निवास करते हैं। जो MPI जो जारी किया जाता है उसमें 10 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये 3 डायमेंशन जो है आपको अभी मैंने 10 इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है और 3 मेन एरिया में इसको कवर किया जाता है। जैसे हेल्थ में आपको, एजुकेशन में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 10 डायमेंशन बांटा गया है इसमें। और ये दिस 3 डायमेंशन जो है आपको 1/3 वेट रखता है ईच टू फाइनल इंडेक्स में, मतलब 1/3 सबका योगदान इसमें होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोपा क्लिपर के बारे में। तो नासा का एयरक्राफ्ट है, इसको फर्स्ट मिशन डिज़ाइन किया गया है। तो जुपिटर्स मिशन के बारे में, ये आपको 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था और ये आपको अप्रैल 2030 तक पहुंचने की संभावना है। यूरोपा जो है वो आपको 95 नोन मून्स और ऑलमोस्ट साइज ऑफ और ऑन मून के बारे में बताएगा। आइस शीट एस्टिमेटेड टू बी 10 माइल्स टू 15 माइल्स और मोर थिक, जो इसके बारे में बताया जाएगा। क्रस्ट हाइट्स के बारे में, ओशिन के बारे में इसके रिसर्च किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थार्ड के बारे में। तो थार्ड जो है वो एक सिस्टम है जो कि US डिफेंस सिस्टम है, और अमेरिका ने हाल ही में इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमिट किया था और उसको इजराइल के एरिया में इसको लगाया है ताकि इससे इजराइल को सुरक्षित किया जा सके। इसका जो फुल नेम होता है वो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंड बैटरी इज यूज टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी मिसाइल। तो इसका जो मुख्य काम है वो आपको ये इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को और उसको हवा में ही मार देता है। थार जो है आपको 95 सोल्जर्स के सहायता से बैटरी से ये चलता है, जो कि 6 ट्रक माउंटेन लॉन्चर इसमें हैं, 48 इंटरसेप्टर इसमें शामिल हैं, 8 पर लॉन्चर की सहायता से रडार सर्विलांस सिस्टम है, टैक्टिकल फायर कंपोनेंट है। थार जो है इसके द्वारा रैपिडली डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी अगेंस्ट शॉर्ट रेंज, तो ये आपको 1000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। फिर मीडियम रेंज में 3000 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट रेंज में 3000 से 5000 किलोमीटर तक। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो भी अटैक होते हैं उनको ये ऊपर एटमॉस्फेयर में ही मार देता है। ये आपको हिट एंड किल टेक्नोलॉजी पे काम करता है मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये आपको लार्जर एरिया को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थार्ड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि अमेरिका के द्वारा इजराइल में इसको तैनात किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपालिन मायोपैथी के बारे में। तो नेपालिन मायोपैथी जो है वो जन्मजात बीमारी है और इससे मांसपेशियों में कमजोरी होती है, मांसपेशियों में रॉड जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको जो है आपको रॉड मायोपैथी इसलिए भी कहा जाता है, या नेपालाइन या मायोपैथी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको कंजेस्टियल डिसऑर्डर है जो कि स्केटल मसल्स को प्रभावित करता है, मसल को वीक कर देता है और एसोसिएट सिम्टम्स इसमें होते हैं। जो नेपालाइन है वो ग्रीक वर्ड है, नेपा का मतलब होता है रिफरिंग टू द रोड लाइक स्ट्रक्चर नेपालिन बॉडी, और ये आपको मसल सेल्स में पाए जाते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज जो इसका है वो आपको नेपालिन मायोपैथी इट्स रेयरिटी, ये दुर्लभ है, दुर्लभ रूप से इसको देखा जाता है, और ये आपको अगर इसमें हम देरी करेंगे अगर इसके इलाज में तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हम डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं। तो क्यों न्यूज़ है, तो फरीदकोट में, पंजाब के फरीदकोट में एक गर्ल जो है 3 इयर्स ओल्ड, 3 साल की जो बच्ची थी उसकी मौत हो गई, और ये डिप्थीरिया की सस्पेक्ट मरीज़ थी। ये डिप्थीरिया जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस जो होता है उसके द्वारा ये फैलता है, और ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। ये आपको रेस्पिरेटरी मतलब जो श्वसन प्रक्रिया है उसको ये ब्लॉक कर देता है, और पूरे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया है उसको ब्लॉक करके उसको प्रभावित करता है। इसका जो कॉमन सिम्टम है, बुखार का आना, चिल, स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, फटीग, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में
उसमें कमी आना, तो ये सब इसका जो आपको लक्षण है। और इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी लो है, मतलब डेथ का रेट कम लो है, लेकिन फिर भी एक चैलेंजिंग बीमारी है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूरिन टाइफस के बारे में। तो म्यूरिन टाइफस से ग्रस्त हाल ही में एक व्यक्ति जो कि वियतनाम और कंबोडिया से आया था, केरला में पाया गया है। और ये आपको बैक्टीरियल डिजीज मैरिन टाइफस से ग्रसित पाया गया है। मैरिन टाइफस जो है वो इन्फेक्शन डिजीज है कॉज्ड बाई फ्ली बॉर्न बैक्टीरिया, जिसका नाम है रिक्टेशिया टाइफी। तो ये आपको रिक्टेशिया टाइफी के द्वारा फैलता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। तो ये फैलता है कैसे? तो किसी व्यक्ति को उस रिक्टेशिया टाइफी के से इन्फेक्टेड फ्ली के द्वारा काट लिया गया तो वो ह्यूमन में फैलेगा। ये आपको इंडेमिक टाइफस के रूप में जाना जाता है, इसको बोला जाता है इंडेमिक टाइफस। ये फ्ली बॉर्न टाइफस और फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर इसमें आता है। रोडेंट जैसे रैट्स, माइक और मैंगूज ये आपको सर्वाइवर होते हैं इस बीमारी के। सिम्टम जो यूजुअली होता है 7 to 14 दिन में एक्सपोजर एंड इंक्लूड, मतलब आपको हेडक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बॉडी में आपको एके आ जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा, नोसिया वोमिटिंग वगैरह आ जाएगा, आपको स्टोमेच पेट दर्द होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण हैं इसके म्यूरिन टाइफस के। इसके बाद हम बात करते हैं सुभा टोले। तो ये एक फेमस पर्सनालिटी है सुभा टोले। प्रोफेसर सुभा टोले जो कि न्यूरो साइंटिस्ट, डीन ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के डीन थे और प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। IBRO की बात की जाए तो ये ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन 1961, जिसका उद्देश्य है प्रमोट एंड सपोर्ट न्यूरो साइंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेट, रिसर्च, आउटरीच और इंगेजमेंट एक्टिविटी। इसके द्वारा जो है 2 जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, एक न्यूरो साइंस और IBRO न्यूरो साइंस रिपोर्ट। इसके बाद हम बात करते हैं याह्या सिनवर के बारे में। तो ये जो है हमास के लीडर थे, चीफ थे, और इनको हाल ही में इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन में मार गिराया गया था, जो कि गाजा के साउथ स्ट्रिप में 16 अक्टूबर को। इजराइल जो है इन्होंने सिनवर को बहुत दिन से ये डेड मैन वॉकिंग के रूप में इनको घोषित किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया गया था इसमें इनका योगदान था। तो याह्या सिनवर जो कि हमास के लीडर थे, चीफ थे। इसके बाद हम बात करते हैं जामनगर के बारे में। तो जामनगर क्या है? तो हाल ही में जामनगर के रॉयल घोषित किए हैं उत्तराधिकारी, रॉयल के उत्तराधिकारी घोषित किया गया है अजय जडेजा को। याद रखिएगा, अजय जडेजा को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट को फाउंड किया गया था जाम रावल के द्वारा 1540 ईस्वी में। और ये आपको नवानगर प्रिंसली स्टेट का कैपिटल था। ये आपको रणजी ट्रॉफी जो है, जो क्रिकेट में होता है, वो नवाब जामनगर के नाम पे ही इसको स्टार्ट किया गया था BCCI के द्वारा 1934 में। और 1933 में इनकी मृत्यु के बाद 1934 में BCCI ने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं लुकला के बारे में। तो लुकला एक प्लेस है और ये आपको नेपाल में पड़ता है। तो खबर ये थी कि 1000 फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो आपको नेपाल के नेपाल में जो माउंटेन एरिया है लुकला, वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि वहाँ मौसम ख़राब हो गई थी, फ्लाइट जो था वो कैंसिल हो गया था लुकला का। ये लुकला जो है उसको गेटवे ऑफ माउंटेन बोला जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेट रन मीडिया। लुकला जो है स्मॉल हिल टाउन है नेपाल का, और ये एयरपोर्ट नियरेस्ट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। तो इस यहाँ जो है एक एयरपोर्ट है जो कि माउंट बेस कैंप के सबसे नज़दीक है। लुकला एयरपोर्ट जो है 1964 में बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ सर एडमंड हिलरी, जिनको फर्स्ट पर्सन है जो माउंट एवरेस्ट पे फतह किए थे। एडमंड हिलरी की सहायता से 1964 में इसको बनाया गया था। इसके बाद करते हैं जिगावा, जो कि नाइजीरिया में है। तो हाल ही में एक फ्यूल टैंकर जो है नाइजीरिया स्टेट में पलट गया है और इसमें 147 लोग जो है वो उनको मर गए हैं। जिगवा की बात की जाए तो ये आपको नॉर्दर्न नाइजीरिया में स्थित है और ये आपको हाफ ऑफ कानो स्टेट के रूप में 1991 में घोषित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेचू ऑफ लेडी जस्टिस। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया जस्टिस लेडी जो है वो अनवेल किया गया है। उसके बाद इसमें जो है काफ़ी परिवर्तन किया गया है। 6 फुट टॉल जो ये लेडी जस्टिस की नई जो प्रतिमा जारी की गई है वो आपको साड़ी पहनी हुई है, नो ब्लाइंड फोल्ड। जो पहले जो हमारा मूर्ति था उसमें पट्टी आंखों पे बनी हुई थी और इस पट्टी को निकाल दिया गया है। स्केल्स इंस्टीड ऑफ स्वर्ण, तो इन्होंने जो है आपको पहले तलवार ली हुई थी, अब वो भारत के संविधान की कॉपी ली हुई है। जो फर्स्ट रोमन एम्पायर थी अगस्तस, उनके द्वारा वर्कशिप ऑफ जस्टिस को जारी किया गया था पहली बार 27वीं BC में। इसके बाद हम बात करते हैं वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के बारे में। तो इसका जो 8वां एडिशन है वो आपको 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। तो वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 बिहार के राजगीर में
खेला जाएगा 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। मास्कोट इसका जो है आपको गुड़िया को बनाया गया है। गुड़िया जो है आपको बिहार के स्टेट बर्ड से, जो कि स्पैरो है, उससे इंस्पायर है। लोगो जो है, सिम्बोलिक जो है, रिच कल्चर और हिस्टोरिकल हेरिटेज, ग्लोरी ऑफ बिहार के बारे में बताता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 2016 का टूर्नामेंट जो है जीता गया था, और लास्ट टाइटल जो है वो रांची में जीता गया था जापान को हरा के। 14 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रॉफी गौरव यात्रा को शुरू किया गया था पटना से, और ये यात्रा आपको पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड होते हुए बिहार के 34 राज्यों में आपको यात्रा करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो कि न्यूज़ में थे। ड्रैगन ड्रोन्स की बात करते हैं। तो ड्रैगन ड्रोन्स जो है वो आपको हाल ही में इसका यूज़ जो है रसिया के द्वारा किया गया था। ये आपको एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको बोलते हैं थर्माइट। थर्माइट जो है उसमें आयरन और एल्युमिनियम होते हैं, और इसको यूज करने से आयरन ऑक्साइड इसमें होते हैं। ये आपको बहुत, जब दोनों को ब्लास्ट किया जाता है तो ये इसमें काफ़ी सारा मात्रा में वो आग उत्पन्न होता है, और इसके जलाने से बहुत घातक सिद्ध होता है। ये आपको, इसकी खासियत है कि ये आपको पानी के नीचे भी जल सकता है। इससे मनुष्यों में घातक नुकसान होते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो हाल ही में इसका प्रयोग जो है इस रूस के द्वारा किया गया था। उसके बाद करते हैं बात बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो वन ऑफ द एक्यूज ऑफ किलिंग बाबा सिद्दीकी अंडरवेंट बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट। तो हाल ही में मुंबई में एक राजनेता हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें एक जो एक्यूज है, अपराधी है, उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए बॉर्न ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जा रहा है। ऑसिफिकेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। जो हड्डियाँ होती हैं उनके बनने की नेचुरल प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है, और ये आपको डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द फोटोस एंड कंटिन्यू अंटिल लेट एडोलसेंट, मतलब जो जवानी के अवस्था तक इसमें हड्डियों के निर्माण की जो अवस्था है वो चलती रहती है। तो उस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है ताकि उसके एज को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरीन हीट वेव के बारे में। तो मैरीन हीट वेव जो है आपको यूजुअली ग्लोबल वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर मतलब समुद्र के जल का असामान्य रूप से जब गर्म होता है तो उसको हम लोग आपको मैरीन हीट वेव के रूप में देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने इसकी तीव्रता को और बढ़ा दिया है। तो ये खबर है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के प्रश्न की, और आप अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि आपने कितना पढ़ा। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। पहला है कि म्यूरिन टाइफस एक संक्रामक रोग है जो पिस्सू जनित बैक्टीरिया बार्टोनेलोसिस के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन कहता है चूहे और नेवले जैसे कृंतक इस रोग के भंडार माने जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 सही है, ये जो है आपको गलत है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोमा का अध्ययन करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा कि ये नासा के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो अभी मैंने डिस्कस किया कि यूएनडीपी और OHPI के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें यूएनडीपी है तो यूएनडीपी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं आज के MCQ के बारे में। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए दूसरे टर्म में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, और ये पंचकुला में जो समारोह था वो आयोजित हुआ, जो कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो भी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री संभालते हैं, उनके द्वारा जो है उपस्थिति दर्ज की गई थी और वो इसमें शामिल हुए। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा कि रश्मिका मंदाना को भारतीय अपराध साइबर समन्वय केंद्र का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो कि रश्मिका मंदाना है, इनके साथ एक घटना घटी थी कि इनको डीप फेक वीडियो में इनके क्लिप को यूज किया गया था लास्ट ईयर। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए इनको जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा नियुक्त किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3.5 बिलियन का ड्रोन का सौदा किया है? तो अभी हमने पढ़ा था USA के द्वारा किया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली 3.5 बिलियन डील साइन किया गया है, जो कि जिसके तहत 31 MQ-9B ड्रोन्स जो है आपको सप्लाई किया जाएगा USA के द्वारा, जिसमें 60 स्काई गार्जियन, 15 सी गार्जियन, जो कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए काम आएगा। और ये डील जो है आपको 15 ड्रोन जो है इंडियन नेवी और 15 जो है उसमें भारत नेवी के लिए, और 8 जो है आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए इसमें दिया जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। तो ये आपको आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री के द्वारा, जो कि जितेंद्र सिंह हैं, भारत के पहले एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेशनल इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी का पावना चित्रा में उद्घाटन किया गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ये आपको क्वालिटी मॉनिटर करेगा, जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस इंडोर सोलर सेल डेवलप किया गया है, CSIR NIIST के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिजीनियस है यानी कि पूर्णतः भारतीय स्वदेशी है, उसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में रजत पदक किसने जीता। तो ये विवान कपूर हो जाएगा, विवान कपूर। उसके बाद बात करते हैं, विवान कपूर ने आपको सिल्वर मेडल जीता, जो कि ट्रैप शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने जीता। इसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती कहाँ पूरी की। मनामा में पूरी की, याद रखिएगा, मनामा में। इंडियाज फर्स्ट नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन INS तीर और ICGS वीरा कंप्लीटेड देयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डेवलपमेंट इन मनामा, जो कि बहरीन में पड़ता है, जो 16 अक्टूबर 2024 को आयोजित हुआ था। इसमें आपको फर्स्ट ईयर्स इंक्लूडिंग सी ट्रेनिंग, विजिटेड नवल सपोर्ट फैसिलिटी बहरीन और ऑल्सो गाइडेड इनसाइड इनटू टास्क फोर्स 59। तो बहरीन में जो है, मनामा में ये ट्रेनिंग हुई थी आयोजित, और इसमें भारत ने भाग लिया। इसके बाद हम बात करते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तरीय उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण हेतु कितने बैंकों के साथ समझौता किया है। तो ये आपको 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज साइन MOU विद 10 बैंक्स टू प्रोवाइड इंडिविजुअल फाइनेंस फॉर हाई स्केल इंटरप्राइजेज। तो वित्तीय लोन देने के लिए मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ समझौता किया है, जिसमें आपको 9 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक जो है आपको प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुरप्रीत पाल सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। FIDE मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ऑफ इंडिया वन गोल्ड मेडल एट द एशियो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन क्रीट, ग्रीस में आयोजित हुआ था। गुरप्रीत जो है आपको फॉर ट्रेनिंग प्लेयर लाइक ग्रैंड मास्टर फॉर्मर अंडर 10 वर्ल्ड चैंपियन सहज ग्रोवर के द्वारा इनको ट्रेन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय घोषित करने की तैयारी कर रहा है। तो ये आपको उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के द्वारा हाल ही में एक प्लान बनाया जा रहा है कि संस्कृत को कंपल्सरी 416 मदरसा स्टेट में जो है मदरसा में लागू किया जाए, जो राज्य में 416 मदरसा है उसमें लागू किया जाए, और इसके लिए MOU जो है स्टेट संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ साइन करने के लिए प्लानिंग चल रही है। इसके बाद बात करते हैं, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है। तो जस्टिस संजीव खन्ना, याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई है। चीफ जस्टिस इंडिया के जो है वर्तमान में DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को के नाम का, जो कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। और ये आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद, जो कि नवंबर 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, 10 नवंबर 2024 को जस्टिस खन्ना जो है उस दिन शपथ लेंगे, और 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। 13 मई 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और इसमें उड़ीसा राज्य को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरी खबर है, सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों से निपटने और साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। उसके बाद बात करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जो कि 19 अक्टूबर को किया गया। इसका उद्देश्य है सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाना। इसके बाद भारतीय रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यानी कि अगर आपको यात्रा करनी है तो पहले टिकट बुकिंग जो है 120 दिनों के लिए एडवांस बुकिंग हुआ करती थी। अब उसको सरकार ने क्या किया है, रेलवे मंत्रालय ने क्या किया है कि उस समय सीमा को 60 दिन कर दिया है। यानी कि आप 60 दिन अग्रिम डेट का 60 दिनों तक का आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर दाल को बेचने के लिए भारत चना दाल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण जो है उसका शुभारंभ किया है। नमो भारत दिवस हाल ही में मनाया गया है नई दिल्ली में, और इसको मनाया गया है रैपिड रेल सेवा जो शुरू की गई थी 19 अक्टूबर 2023 को, उसी दिवस के रूप में उस ट्रेन का नाम था नमो ट्रेन, और उसी के रूप में नमो दिवस भारत दिवस मनाया गया है। भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसका नाम है S4, लॉन्च किया है, जिसमें 75% जो सामग्री यूज हुआ है वो भारतीय है, पूर्णतः स्वदेशी है। कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसमें लैस है, जिससे देश की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सम्मेलन 3 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें 120 सदस्यों के नेताओं के द्वारा भाग लिया जाएगा। सौर ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक साथ सभी नेता आएंगे।
ग्लासगो को आधिकारिक तौर पर 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर नामित किया गया है, जो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक निर्धारित है। 2014 के बाद यह दूसरी बार है कि ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की और ये आपको रूस के कजान शहर में आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 आधिकारिक तौर पर कोलंबिया में आयोजित हुआ है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। पहली शाखा का उद्घाटन करने वाला बैंक जो है सिंगापुर में HDFC बैंक बन गया है, जो थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में पहला विस्तार है। केनरा बैंक ने HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जो पॉलिसी धारकों के लिए जीवन सुरक्षा और बचत विकल्प दोनों एक साथ प्रदान करता है। एक नई जीवन बीमा स्कीम है ये, इसमें आपको पॉलिसी और बचत विकल्प दोनों है। मालदीव के राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के UPI भुगतान सेवा को मालदीव में शुरू किया है। पुबुदु दसनाइके को अमेरिका में होने वाले आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए नेपाल क्रिकेट टीम का मेंटरशिप किया गया है। इसमें USA और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच शामिल है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ऋत्विक चौधरी, बोसीपल्ली और अर्जुन खाड़े ने अलमाटी ओपन में अपना पहला ATP 250 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहला महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व वर्ग में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान के लखन सिंह ने पणजी में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की S4 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये किसने जीता है? राजस्थान के लखन सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रविचंद्रन अश्विन ने नाथन लायन को पीछे छोड़ते हुए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समुद्री युद्धाभ्यास नसीम अल बहर को संपन्न किया है, भाग लिया है। उसमें भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन का तीसरा संस्करण 28-29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ लिया है। इजरायल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है। जियो पेमेंट बैंक को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण करने का लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह म्यूचुअल फंड योजनाओं को सीधे वितरित कर सकता है। उज्जैन की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है, जो कि उज्जैन की है। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी 38 वर्षीय राफेल नडाल ने 2024 के अंत में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मलागा में डेविस कप 2024 का अंतिम टूर्नामेंट खेला जाएगा। आकाश त्रिपाठी को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन का CEO नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में आयुर्वेद में प्रगति और वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में इसकी भूमिका पर ध्यान करते हुए आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। S गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली खबर है विमानन नियामक DGCA के प्रमुख विक्रम देव दत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं JP मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने प्रणव चावड़ा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। JP मॉर्गन चेस बैंक ने प्रणव चावड़ा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय मूल की पॉम कौर को HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉम कौर को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको इनके पटकथा लेखन निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस उपलब्धि से नवाजा गया है। शारदा ज्ञान पीठम के संस्थापक एवं संस्कृत विद्वान में वसंत अनंत गाडगिल का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पुणे में IIT मद्रास दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने जा रहा है। असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है क्रेपिडियम एसामिकस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा खरीद के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज के टाइफाइड वैक्सीन को मंजूरी दी है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2024 में वैश्विक ऊर्जा रुझानों की जांच की गई है, जिसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, कोयले पर निर्भरता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य पर जोर दिया गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत को 165 देशों में 84वें स्थान दिया गया है, जो पिछले साल के 87वें स्थान से बेहतर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार दलितों के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर विभाजन शुरू किया गया है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीतकर समग्र खिताब हासिल किया। दिल्ली सरकार विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान नामक पहल शुरू की गई है। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण स्तर पर मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्रसारित करना, ताकि जो भी नुकसान होने वाले हैं खेतों में जो नुकसान होने वाली है उसको न्यूनतम किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं
अगली खबर की, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपने फैसले में रेखांकित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मुख्य विशेषता है जिसे मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। यानी कि मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई हिस्सा है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान की विशेषता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रगति संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा सुरक्षित की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेखांकित किया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। शराब पर कर लगाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला किया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच में 23 अक्टूबर को 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और उसने कहा कि राज्यों को न केवल मादक पेय पदार्थों पर बल्कि औद्योगिक शराब पर भी कर लगाने का अधिकार है। यानी कि राज्य सरकार को इन्होंने कर लगाने की स्वीकृति दे दी। तो पहले से जो पेय पदार्थ थे उस पर तो राज्य सरकार कर लगाती थी, तो उनका अधिकार था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो औद्योगिक शराब है उन पर भी ये राज्य सरकार को अधिकार है कि वो कर लगा सकती है। और इस फैसले ने सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, जो कि 1990 में 7 जजों के फैसले को पलट दिया गया है। इसमें कहा गया था कि राज्य औद्योगिक शराब नीति पर कर नहीं लगा सकता है। तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 जजों की बेंच ने उस फैसले को पलट दिया है। कर लगाने का जो अधिकार होता है उसके लिए हमारे संविधान में सभी सूची निर्धारित की गई है। मुख्यतः 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में। एक है आपको केंद्रीय सूची, एक है आपको राज्य सूची और एक है आपको समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी कानून में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कानून मान्य होता है। तो जो राज्य सूची में जो शामिल विषय है उसमें प्रविष्टि 8 जो है वो राज्य को मादक या मदिरा के उत्पादन, बिक्री और परिवहन को विनियमित करने का अधिकार देता है। तो उसकी प्रविष्टि 8 एंट्री नंबर 8 जो है वो राज्य सरकार को शराब की बिक्री, परिवहन पर को विनियमित करने का अधिकार देती है। जबकि संघ सूची का सूची 1 जो है जिसमें प्रविष्टि नंबर 52 केंद्र को संसद द्वारा घोषित सार्वजनिक हित में उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार देती है। तो उद्योग को तो विनियमित करने का अधिकार देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उद्योगों के द्वारा जो शराब बनाया जाता है उसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही होगा। क्योंकि शराब जो है वो गैर पेय पदार्थ है। तो केंद्र सरकार का ये आर्गुमेंट था कि उद्योग विकास विनियमन अधिनियम 1961 के अंतर्गत, जो कि एक संसद के द्वारा पारित कानून है, केंद्र ने कहा कि उनके पास औद्योगिक शराब पर अधिकार है जिससे राज्यों को इस क्षेत्र में विनियामक शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। शराब जो है वो आपको औद्योगिक शराब भी है राज्य सरकार के अधीन, सूची नंबर 2 के प्रविष्टि 8 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 अक्टूबर को रूस के कजान में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी कजान घोषणा पत्र को इसमें शामिल किया गया। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत और चीन, साथ में दक्षिण अफ्रीका, ये देश आपको पहले से शामिल हैं। एक ब्राजील पहला, दूसरा रूस, तीसरा आपको भारत, चौथा चाइना और पांचवा आपको दक्षिण अफ्रीका। इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स ने 4 नए सदस्यों को शामिल किया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। अब बात करते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर की। तो भारत और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अपने समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया है, नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता 24 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से भारत में से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नरोवल, जो कि पाकिस्तान में है, तीर्थयात्रियों तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 4 किलोमीटर लंबा यह करतारपुर कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा साहिब यात्रा के लिए वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधता पर सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के शहर कैली में आयोजित किया जाएगा, जिसका इस साल का विषय है प्रकृति के साथ शांति। तो जैव विविधता सम्मेलन का थीम है 2024 का प्रकृति के साथ शांति। भारत ने इस वर्ष जुलाई में उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है, यानी कि भारत जो है हाई सी ट्रीटी को साइन करने वाला अगला देश बन गया है, जो कि जुलाई में साइन किया गया है। जालंधर की 20 वर्षीय रेचल गुप्ता प्रतिष्ठित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये